हेलो एंड वेलकम टू द बीवर्दी यूट्यूब चैनल। मैं पढ़ा रहा हूँ लक्ष्य पटवारी भर्ती परीक्षा भाग 1 और इसमें हम सामान्य विज्ञान से शुरुआत करेंगे। इसमें सामान्य विज्ञान जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 170 पेजेस पर है, तो इसके लिए हमें रोज 3 पेज पढ़ने होंगे, तो ये हम 60 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है सामान्य ज्ञान के 166 पेज हैं, ये भी लगभग हमें 3 पेज पढ़ने होंगे रोज के। उसके बाद है राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसके हमें रोज के 4 पेज पढ़ने होंगे। फिर 272 पेजेस हैं जो ये लगभग 60 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इस तरह से हमारी पटवारी लक्ष्य भाग 1 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम भाग 2 शुरू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि फरवरी में इसका एग्जाम है पटवारी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट चैप्टर है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्व व यौगिक। तो तत्व के बारे में बताया है पहले, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव तरल होता है। द्रव्य को जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा न जा सके तत्व कहते हैं। मतलब इन्हें भौतिक या रासायनिक किसी प्रक्रम द्वारा इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम तत्व कहेंगे। ये कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। Ag, Au, Fe, Al आदि तत्व एकल परमाणु के रूप में, H2O2, N2 आदि तत्व द्विपरमाणुक होते हैं, जबकि सल्फर में 8 परमाणु मिलकर अणु एक बनाते हैं जो कि S8 होता है। अब तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 प्राकृतिक रूप से तथा 24 नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले तत्वों को मानव निर्मित तत्व या संश्लेषित तत्व कहते हैं। पृथ्वी में बहुल्यता के आधार पर सर्वाधिक है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7% तथा उसके बाद एल्यूमिनियम 8.3% है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातुएं, उपधातुएं व अधातुएं। धातुएं, इनमें धात्विक चमक होती है, ये ठोस तथा कठोर होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर। ये विद्युत तथा ऊष्मा के चालक, तन्य तथा घातवर्धनीय होते हैं। जो अधातुएं होती हैं वे ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में पाई जा सकती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। जो उपधातुएं होती हैं उनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है तत्वों के प्रतीक। तत्वों को जो हम संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे चांदी को हम Ag लिखते हैं तो उसे Ag को हम चांदी का प्रतीक कहेंगे। सन 1813 में बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली दी। इनमें तत्वों के नाम मुख्यतः लैटिन भाषा पर आधारित हैं। बर्जीलियस के अनुसार तत्वों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर से बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, और इस तरह से ये कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। यदि कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हों तो अधिक प्रचलित तत्व को एक बड़े अक्षर से व अन्य तत्वों को 2 छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन को C से, और कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम ये भी वैसे C से ही शुरू होते हैं, लेकिन इनके साथ एक अन्य अक्षर जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये कार्बन जितने प्रचलित नहीं है। कुछ तत्वों के लिए लैटिन भाषा के नाम के प्रतीक लिए गए हैं, जैसे आयरन के लिए फेरम Fe, कॉपर के लिए क्यूप्रम Cu, सिल्वर को लैटिन में अर्जेंटम कहते हैं तो Ag, और इसी तरह से इन्होंने और उदाहरण दिए हैं। प्रतीकों की विशेषताएं। प्रतीक तत्वों के नामों के संक्षिप्त रूप हैं। ये तत्वों के एक परमाणु के द्योतक होते हैं। ये तत्वों की मात्रा के द्योतक होते हैं, जैसे C, N तथा S में इनके 12, 14 तथा 32 परमाणु भार का बोध होता है। कुछ प्रमुख तत्वों के इन्होंने प्रतीक दिए हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और आराम से ये सारे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके आगे। चलते हैं अगले पेज पर हम।
अगले पेज पर भी इन्होंने कुछ सारणी दी है शुरू में, ये तत्व आप पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद है रसायन शास्त्र में सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने हेतु आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। प्राउड परिकल्पना। वर्ष 1815 में प्राउड ने तत्वों के वर्गीकरण की एक परिकल्पना दी। इनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने हैं, क्योंकि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु भार के सरल गुणक हैं। मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण। रूसी वैज्ञानिक दमित्र ई मेंडलीफ ने वर्ष 1869 में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर आवर्त सारणी बनाई। आवर्त सारणी तत्वों के विन्यास की सूची होती है। इस सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त एवं खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। क्षैतिज पंक्ति का अर्थ हुआ जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, खड़ी पंक्तियों का अर्थ है जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इस आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में उपवर्गों को एक ही कॉलम में रखा गया है। मेंडलीफ ने पहले, दूसरे या तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे या पांचवें आवर्त को दीर्घावर्त, छठे को सर्वाधिक दीर्घावर्त कहा। मेंडलीफ के अनुसार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु भार साधारणतया बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आयनन विभव का मान सामान्यतया बढ़ता है, ऑक्सीजन से तुलना करने पर संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, परंतु हाइड्रोजन से तुलना में पहले 1 से 4 तक बढ़ती है व बाद में 1 तक कम होती है। विद्युत धनिक गुण में कमी तथा विद्युत ऋणी गुण में वृद्धि होती है। धात्विक गुण धीरे धीरे अधात्विक गुण में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहा। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा में संयोजकता। मेंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिक तत्वों को उचित स्थान नहीं दिया गया, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया, जैसे कॉपर में मरकरी के गुण समान है, सिल्वर थैलियम गोल्ड प्लेटिनम के गुण समान है, लेकिन इन्हें अलग अलग वर्गों में रख दिया मेंडलीफ ने। असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, जैसे क्यूपरम और अर्जेंटियम के साथ ऑरम को रख दिया। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा। उदाहरण के लिए आर्गन को पोटेशियम से पहले, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में पृथक स्थान नहीं रखा गया। उसके बाद है आवर्त सारणी की आधुनिक संकल्पना। इस नियम को ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने सन 1913 में दिया। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूपों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका मोजले द्वारा दिया गया आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। इसमें क्षैतिज पंक्तियों, जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है, को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों की पुरानी पद्धति 1A, 7A, 8, 1B, 7B के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। आवर्त सारणी में कुल 7 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के आवर्तों में क्रमशः 8, फिर 18, फिर 18 और 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें एवं 7वें आवर्त के क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्व नीचे अलग से दर्शाए जाते रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद है यौगिक।
तो भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक में विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। यौगिकों के गुण मूल तत्वों जिनसे ये मिलकर बने होते हैं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिकों के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण, जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के दो तथा ऑक्सीजन तत्वों का एक परमाणु है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड C तथा O तत्वों से मिलकर बनी है जिसमें C का एक तथा O के दो परमाणु हैं। तो याद रखिएगा, जो तत्व होते हैं उन्हें भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो यौगिक होते हैं उसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन रासायनिक से पृथक कर सकते हैं, ये याद रखना। यौगिकों के सूत्र के प्रकार। सूत्र सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं: मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के साथ अनुपात को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र तथा बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र जो इन्होंने दिया है ये देख लीजिएगा। अणु सूत्र वह सूत्र जिसके द्वारा अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, अणु सूत्र कहलाता है। उदाहरण इन्होंने दिया है, आप पढ़ लेना, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। संरचना सूत्र वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक की संरचना का बोध होता है, संरचना सूत्र कहलाता है। उसके बाद है मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों को विभिन्न भौतिक विधियों जैसे छानना, क्रिस्टलन, आसवन आदि से पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूरिया नमक, शक्कर का जल में मिश्रण, वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण आदि। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं: समांगी व विषमांगी। समांगी में वह मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र एक समान हो, अर्थात मिश्रण के घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हों। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र एक समान न हो, अर्थात घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित न हो। रासायनिक सूत्र। अणु को उसके अवयवी परमाणुओं के संकेतों के रूप में प्रस्तुत करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 व सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है। रासायनिक यौगिकों का सूत्र परमाणुओं के समूह जिन पर धनावेश अथवा ऋणावेश होता है के द्वारा बनता है। इन धनावेशों तथा ऋणावेशों को मूलक कहते हैं। मूलक जो एकल परमाणु के बने हों उन्हें साधारण मूलक, तथा वे जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हों को संयुक्त मूलक कहते हैं। धनावेशित मूलकों को क्षारीय मूलक तथा ऋणावेशित मूलकों को अम्लीय मूलक भी कहते हैं। संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग करती है। संयोजकता हमेशा पूर्णांक में होती है। इसे निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं: परमाणु भार अपॉन तुल्यांकी भार इज इक्वल टू संयोजकता। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप खुद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप आराम से देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप आराम से देखिएगा, उनके जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।